हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को पता होगा, कल का जो हमारा टॉपिक था सॉइल इरोजन पे था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन बताया हुआ था। आज के इस टॉपिक में हम लोग आपको वाटर इरोजन के बारे में बात करेंगे, वाटर इरोजन के फॉर्म पढ़ाएंगे और इससे क्या क्या हानियां होती है, किस तरह से इसके न्यूट्रिएंट जो है लॉस होते हैं सॉइल से, उन सब चीजों पर हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे, वाटर इरोजन का जो फॉर्म होता है उसका क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस क्या है उसको आप याद रखेंगे। सीक्वेंस में सबसे पहले वाटर इरोजन का जो है स्प्लैश इरोजन आता है, पहला स्प्लैश इरोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्प्लैश इरोजन के बाद सीट इरोजन, देन रील इरोजन and then gully erosion. They are four forms of water erosion in a sequence. तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। ये सीक्वेंस जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, बस 4 ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें से जो हमारे ये 4 फॉर्म है वाटर इरोजन के, और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन के आता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाटर इरोजन का फॉर्म है और कौन सा विंड इरोजन का फॉर्म है, तो ये भी पूछा जाता है। तो आप वाटर इरोजन को अलग पढ़ेंगे और विंड इरोजन को अलग पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में हम वाटर इरोजन और उसके फॉर्म के बारे में बताएंगे। सबसे पहले व्हाट इज वाटर इरोजन, वाटर इरोजन है क्या? तो आप लोगों को मालूम है, कल मैंने जो डिफिनीशन बताया था इसके पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले वाला जो लेक्चर उसको पहले आप लोग देखेंगे, इसको ये दूसरा हमारा पार्ट है, उसके बाद इसको आप लोग देखेंगे। तो वो डिफिनीशन में हमने बताया था कि वाटर जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन मुख्य रूप से सॉइल इरोजन क्रिएट करने के लिए 2 एजेंट्स होते हैं, और दोनों एजेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर हैं और दूसरा विंड है। मेनली यही 2 होते हैं। और हमने आपको ग्रेविटी भी बताया था, ग्लेशियर भी बताया था। ग्लेशियर एक्चुअली जो है वाटर में ही आ जाता है। तो अब जो ये हमारा वाटर इरोजन है, मीन्स इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो सॉइल का पार्टिकल है उसका डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन अगर वाटर के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर इरोजन कहेंगे। मीन्स इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सभी लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ soil particles by the beating and running action of water is called वाटर इरोजन। तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे कि वाटर इरोजन की डिफिनेशन क्या है। अगर यही कार्य अगर हवा के द्वारा होता, विंड के द्वारा होता, तो उसको हम लोग क्या कर देते? विंड इरोजन कह देते। बहरहाल आज के इस टॉपिक में हम आपको केवल वाटर इरोजन के बारे में बताएंगे और वाटर इरोजन का जो फॉर्म है उसके बारे में बताएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ाया है वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको वाटर इरोजन का जो फॉर्म है, स्प्लैश इरोजन, रील इरोजन, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन एंड गली इरोजन, इसको आप क्रमशः याद रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट फॉर्म पे। पहला कौन सा है? स्प्लैश इरोजन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, टॉपिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्प्लैश इरोजन को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन को हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन ड्रॉप इरोजन। अच्छा, आप लोग एक चीज देखे होंगे, कभी कभी अगर पानी पीते समय अगर हम लोग हाथ से पानी पी रहे हैं ऊपर से, तो होता क्या है कि कुछ पानी की बूंदें जो है जमीन पर गिरती हैं, और जब जमीन पर गिरती हैं तो वहां से केवल पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में सॉइल के पार्टिकल भी उठा लेती हैं,
और वह अगर किसी कारणवश पैंट पे या शर्ट पे या कहीं पे भी पड़ जाता है तो कुछ देर के बाद वहां पे हमको मिट्टी लगा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का स्प्लैश इरोजन हो गया। क्या हो गया, स्प्लैश इरोजन। मीन्स ये पानी के जो बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप इसके कारण होता है। तो आप इसको लिख लेंगे, स्प्लैश इरोजन इज कैरिड बाई, स्प्लैश इरोजन is carried by beating action of raindrop। तो इसको आप याद रखेंगे, ये रेन ड्रॉप के बीटिंग एक्शन के कारण स्प्लैश इरोजन होता है। अब दूसरी चीज एक और है, the value of splash erosion is depend on। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्प्लैश इरोजन है उसका जो वैल्यू है किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें, the value of splash erosion is depend on size of raindrop and second rainfall intensity or rainfall intensity। बात यह है, अगर देखा जाए व्हाट इज द साइज ऑफ रेन ड्रॉप, मीन्स अगर रेन ड्रॉप की जो साइज है, जो पानी बरस रहा है उसके जो बूंद है उसका आकार, उसके आकार की बात यहां पे हो रही है। अगर साइज आकार बड़ा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मात्रा में होगी, जो क्या करेंगी, पार्टिकल को उसके जो पेरेंटल बॉडी होता है उससे डिटेच करने में ज्यादा फोर्स होगा, तो इसलिए वो अधिक मात्रा में डिटेच होगा। मींस अगर लार्जर साइज है रेन ड्रॉप का तो उसमें स्प्लैश इरोजन क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। अब अगर रेन ड्रॉप की साइज बहुत छोटी है तो उसमें कभी कभी तो अगर बहुत छोटी साइज होती है रेन ड्रॉप की तो उसमें स्प्लैश इरोजन होता भी नहीं है। अब अगर ऑर्डिनरी साइज है तो उसमें जो है उसके द्वारा या उससे अधिक अगर साइज रेन ड्रॉप का है, आप लोग जानते होंगे जो रेन ड्रॉप की साइज होती है वह 4.5 से 5 mm के आसपास माना गया है जो ऑर्डिनरी है। तो उससे ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो सॉइल इरोजन है उसका स्प्लैश इरोजन अधिक मात्रा में, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्लैश इरोजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको आप याद रखेंगे। दूसरी चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। वर्षा होने की सघनता क्या है, अगर इंटेंसिटी कम है तो क्या होगा, स्प्लैश इरोजन कम होगा। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्प्लैश इरोजन बढ़ता जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट क्या है, splash erosion is increased with increasing size and intensity of raindrop, size of raindrop and intensity of rainfall। कभी कभी एक और ऑप्शन में आ जाता है विंड स्पीड विथ रेनफॉल। कभी कभी क्या होता है, जब पानी बरसता है और उसके साथ अगर हवा की गति ज्यादा होती है तो जो वाटर के ड्रॉप होते हैं, रेन ड्रॉप होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी वहां पे भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे उनको डिटैचमेंट करने का पावर अधिक हो जाता है। तो उस कंडीशन पे भी क्या हो जाएगा, स्प्लैश इरोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये तो हो गया स्प्लैश इरोजन का इंट्रोडक्शन। स्प्लैश इरोजन के बारे में हम लोग बात दूसरी क्या करेंगे, स्प्लैश इरोजन को हम कैसे मेजर करते हैं। तो आप लोगों को एक बात पता होगा, स्प्लैश इरोजन जब भी हम लोग स्प्लैश इरोजन की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो किससे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्प्लैश कप। क्या नाम है भाई, स्प्लैश कप। स्प्लैश कप इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्प्लैश कप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used for measurement of volume of loss of soil by the splash erosion, एक स्प्लैश कप होता है इस तरह से जिसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर होती है और उसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर होता है। हाइट 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर के आसपास उसको क्या करते हैं, सॉइल में डिग कर देते हैं
और उसमें जब पानी बरसता है तो पानी के माध्यम से जो पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल पानी के माध्यम से स्प्लैश कप में जाते हैं, उसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे तक ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो वॉल्यूम आती है वो क्या हो जाता है, वो हमारा रहता है स्प्लैश कप इरोजन, स्प्लैश द्वारा सॉइल का लॉस होता है। तो इस तरह से आप इसको एक चीज याद रखेंगे, स्प्लैश कप की रीडिंग कब ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया हुआ है, अभी जैसे आपको रेनफॉल की रीडिंग पूछी गई थी, आप अभी 2020 के यूपी कैडेट के एग्जाम में हमें पता चला है। तो ऐसे इसका भी पूछा जा सकता है। तो इसका भी 8 AM सुबह 8 बजे रीडिंग लेते हैं। हाँ, रीडिंग लेने का मतलब क्या है, जब पानी बरसेगा तभी तो क्या होगा, स्प्लैश इरोजन होगा। अगर पानी नहीं बरसेगा तो स्प्लैश इरोजन नहीं होगा। तो जब जिस दिन स्टॉर्म होता है उस दिन के सुबह 8 बजे हम रीडिंग लेते हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो यहां पर हमारा स्प्लैश इरोजन समाप्त होता है। अगला हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, रिल इरोजन। दूसरे नंबर पे आपको स्प्लैश इरोजन के बाद आपको मालूम है सीट इरोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक है सीट इरोजन। आप लोग सीट शब्द सुने होंगे, कभी कभी बेडशीट भी आप लोग जानते होंगे। सीट का मतलब होता है पतली लेयर से या थिन लेयर, है ना। इसमें क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ a thin layer, removal of a thin uniform layer from the soil surface by the running action of water is called sheet erosion। देखिए सेम यही डिफिनीशन जो है यूपी कैडेट में पूछा जाता है। सेम यही डिफिनीशन, जो डिफिनीशन आप लोगों को लिखवाया जा रहा ना, बहुत ऑथेंटिक डिफिनीशन है। ऐसा नहीं कि हम उसको अपने मन से बनाए हुए हैं, तो उसको आप याद रखेंगे। बहरहाल आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सॉइल साइंस की लैंग्वेज क्या है। वो जब भी कोई पेपर बनता है वो उसी लैंग्वेज में बनता है, लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो इसकी डिफिनीशन है, रिमूवल ऑफ थिन यूनिफॉर्म लेयर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड सीट इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन याद रखेंगे। या क्वेश्चन बीएचयू में फिर भी सीरो में पूछा गया है। अगली बात अगर हम लोग करते हैं कि सीट इरोजन को से हमें क्या हानियां मिलती है। देखिए बात यह है, आपको मालूम है जो हमारा सॉइल है, सॉइल का जो सरफेस है, सरफेस पे ही विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन फास्फोरस न्यूट्रिएंट पड़ते हैं। सारी चीजें सॉइल के सरफेस पे ही रहती हैं। अब आप बताइए, अगर सरफेस ही गायब हो जाए तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सीट इरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर्स डेड इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मर्स डेड इरोजन। इसको भी आप याद रखेंगे। सीट इरोजन इज आल्सो कॉल्ड फार्मर्स डेड इरोजन। सीट इरोजन इज caused by the running action of water। यहाँ पे आपको, इसके पहले हमने आपको स्प्लैश इरोजन बताया था। स्प्लैश इरोजन में क्या था, स्प्लैश इरोजन इज caused by beating action of raindrop, okay, but sheet erosion is caused by running action of water। means जब तक पानी का बहाव नहीं प्रारंभ होगा तब तक सीट इरोजन नहीं होगा। इसके साथ साथ में आगे रिल इरोजन है, वो भी रनिंग एक्शन से होता है। उसके बाद है आपका गली इरोजन। देखिए गली से विभिन्न प्रकार की नदियां बन जाती हैं, तो गली इरोजन जो है वो भी जो है क्या है, रनिंग वाटर के रनिंग एक्शन से ही बनता होता है। तो यहाँ पे आपको बस सीट इरोजन से इतना ही जानना था। नेक्स्ट हमारा जो है गली इरोजन है। अगला जो फॉर्म है वाटर का, वाटर इरोजन का नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है, गली इरोजन। नहीं, सीट इरोजन के बाद कौन सा आएगा भैया, रिल इरोजन आएगा जी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, रिल इरोजन। देखिए बात यह है,
सपोज करिए आपका एक फील्ड है, इस फील्ड में धीरे धीरे पानी बरस रहा है, फील्ड के ऊपर पानी बरस रहा है, नेचुरली पानी बरस रहा है। तो पानी बरसते समय क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जब पानी बरसेगा तो मिट्टी क्या होगी भैया, सैचुरेटेड होगी, धीरे धीरे सैचुरेट होगी। जब तक मिट्टी सैचुरेट होगी तब तक रन ऑफ नहीं होगा, ये तो सबको पता होगा। लेकिन जब मिट्टी सैचुरेट हो जाती है, सैचुरेट का मतलब संतृप्त से है, जब संतृप्त हो जाती है तो वहां से क्या हो जाता है, रन ऑफ चालू हो जाता है। अब जब रन ऑफ चालू हो जाएगा तो क्या होगा, सपोज करिए आपके खेत का जो स्लोप है वो इस तरह से है, स्लोप क्या है, इस तरह से है। तो यहाँ का जो पानी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पतली पतली एक चैनल के माध्यम से वो कहाँ जाएगा, जिधर की तरफ आपके फील्ड का स्लोप होगा उस साइड जाएगा, ढाल की तरफ जाएगा। तो ये जो पतली पतली जो चैनल बनते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिल, और इसके द्वारा जो पानी सॉइल का लॉस होता है उसको कहते हैं रिल इरोजन। तो रिल इरोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। रिल इरोजन की अगर डिफिनेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ नैरो एंड सैलो गलीज आर रिल बाय द रनिंग एक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिल इरोजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गली इरोजन से। गली इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। आपको देखिए बात ही है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि आप कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है कि निम्न में से किसको हम जुताई करके क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिल इरोजन को हम, अगर रिल इरोजन है उसको हम प्लाविंग करने के बाद हम उसको मैनेज कर सकते हैं। रिल इरोजन को मीन्स रिल बने, बहुत सारे रिल बने हुए हैं, उसमें हम जुताई कर दिए, क्या हो गया, हमारा रिल गायब हो गया, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन गली को नहीं मैनेज कर सकते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अगला जो नंबर है 4 नंबर है गली इरोजन। गली इरोजन, देखिए जो गली इरोजन है, गली इरोजन एडवांस स्टेज ऑफ, गली इरोजन इज एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। मीन्स जो हमारा रिल इरोजन है उस पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं या फार्मर्स ध्यान नहीं देते हैं, किसान ध्यान नहीं देते हैं कि उनके खेत में रिल इरोजन हो रहा है, वही धीरे धीरे एडवांस स्टेज में आती हैं और गली का रूप धारण कर लेती हैं। तो वो क्या हो जाती हैं, रिल से ही गली में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन उसका भी एक मापदंड होता है, हम किसको रिल कहेंगे, किसको गली कहेंगे, ठीक है। तो मापदंड में हम जब गली इरोजन का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे, इसकी डिफिनीशन कभी कभी एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन, तो आंसर क्या हो जाएगा, गली इरोजन। तो आप इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो आप इसको याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, विड्थ एंड स्लोप। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, विड्थ एंड स्लोप gully erosion is classified into 4 categories: E1, E2, E3, E3 और E4। means very small gully, small गली, ठीक है, और उसके बाद मीडियम गली, ठीक है, और उसके बाद है डीप गली। तो इस तरह से किसके आधार पर, डेप्थ, विड्थ एंड स्लोप के आधार पर जो गली है उनको, गलीज को हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो है इनका पैरामीटर क्या है, इसको आप याद रखेंगे। यह परसेंटेज में लिखा गया है और ये जो दोनों वैल्यू लिखी गई हैं वो मीटर में लिखी गई हैं। इसको आप याद रखेंगे, कौन सी वैल्यू परसेंटेज में है, कौन सी वैल्यू मीटर में है। देखिए अगर चौड़ाई की बात हो रही है ना, इसमें थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसको E1 कहते हैं, इसको E2 कहेंगे, इसको E3 कहेंगे, इसको E4 कहेंगे, ठीक है भैया। देखिए अब बात डेप्थ की है, गहराई की है। अगर गहराई अगर कितनी है, अप टू 3 मीटर है, अप टू 3 मीटर, मतलब अप टू 3 मीटर का मतलब 3 मीटर से कम ही होगा ना भैया, अप टू
3 मीटर, मीन्स 3 मीटर गहराई है या उससे कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल गली। वही बात इसमें भी आती है, अप टू 3 मीटर तक गहराई है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल गली कहेंगे। और 3 to 9 मीटर की गहराई अगर है किसी भी गली में तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम गली कहेंगे। और अगर 9 मीटर से ज्यादा गहरी कोई गली है तो उसको हम क्या कहेंगे, डीप गली कहेंगे। ओके, इसको आप याद रखेंगे गहराई के आधार पर। और एक चीज और है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके चौड़ाई की। चौड़ाई में अगर हम लोग बात करें 18 मीटर से कम, 18 मीटर से कम अगर चौड़ी है तो वो क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल गली हो जाएगी। और अगर 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, चौड़ाई क्या है 18 मीटर से ज्यादा है और उसका लंबाई क्या है अप टू 3 मीटर, गहराई क्या है अप टू 3 मीटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल गली कहेंगे। उसके बाद मोर लेस देन 18 मीटर और जो गहराई है वो 3 से 9 मीटर तक है, उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम गली कहेंगे। और इसमें जो इसका डीप होता है ये वेरी करता है अलग अलग में, ये भी इसमें वेरी करता है। स्लोप इसका 8 से 15% और इसका भी 8 से 15% होता है। और इसका जो है स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप। उसके बाद हम लोग दूसरे अगले वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो आपको वर्गीकरण बताया गया है गली का, वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके है, डेप्थ, विड्थ एंड स्लोप के आधार पर है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप गलीज आर 2 टाइप्स, वी शेप गली एंड यू शेप गली, वी शेप गली एंड यू शेप गली, वी शेप एंड यू शेप गली। सबसे पहले हम लोग यू शेप की बात करते हैं और वी शेप की बात करते हैं। यू आप देखे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है यू और वी। यू शेप और वी शेप से जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं इसको आप याद रखेंगे। यू शेप जो गलीज होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, प्लेन पे पाई जाती है। जो हमारा प्लेन एरिया होता है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर यू शेप गली बनता है और जो हिली एरिया है वहां पर वी शेप गली बनती है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करें कि किसका कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, तो कैचमेंट एरिया ऑफ इसलिए आप लोगों को मालूम है, जो हमारा यू शेप गली है, यू शेप गली का कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, वी शेप गली का कैचमेंट एरिया कम होगा। ठीक है, वैसे और अगर दूसरा क्लासिफिकेशन एक और है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस, एक्टिवनेस के आधार पर भी गली 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव गलीज और पैसिव गलीज, या इनएक्टिव गलीज जिसको कहा जाता है, एक्टिव और इनएक्टिव गलीज। जो एक्टिव गलीज होती हैं उनका जो क्षेत्र है, डायमीटर है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है, उनको हम एक्टिव गली कहते हैं। मींस किसी गली का जो क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, वो टाइम के साथ इंक्रीज अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव गली कहेंगे। और जिसका टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव गली कहेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक था फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम आपको बात अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैप्टर इसी का होगा फॉर्म 3, मतलब तीसरा पार्ट होगा, और वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन, इस पे होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।